बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, खौफनाक कहानियों और फिल्मों के दहशतनाक किरदार ड्रैकुला से तो सब वाकिफ हैं, मगर पहली दफा तुर्की के माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि उन्होंने वो काल कोठड़ी ढूंढ ली है जहां पर हकीकी ड्रैकुला को कैद किया गया था। माहिरीन का कहना है कि 15वीं सदी में विलाद दी एम्पेलर नामी एक हुक्मरान तारीख का वो स्या किरदार गुजरा है जिसे ड्रैकुला का नाम दिया जाता है। उसका ताल्लुक रोमानिया से था और उसके बारे में मशहूर है कि वो अपने दुश्मनों के जिस्मों से नेज़े गुजार कर उन्हें मरने के लिए टांग देता था और उसके जुल्म का शिकार होने वाले तड़प तड़प कर जान दे देते थे। तुर्क माहिरीन का कहना है कि मुल्क के शिमाली हिस्से में कलाए तोकात में वो काल कोठड़ी तैयार हो गई है जहां पर विलाद को कैद किया गया था। तुर्की के अखबार हुर्रियत डेली के मुताबिक ये दरियाफ्त कला की 10 हफ्तों से जारी तामीर नौ के दौरान की गई थी। एक माहिर आसार कदीमा ने बताया कि कला में एक सुरंग दरियाफ्त हुई है जो उस कैद खाने की तरफ जाती है। नाजरीन, मौरिखीन का कहना है कि सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरानों ने विलाद दी एम्पेलर ड्रैकुला को यहां पर कैद किया था। यह जालिम हुक्मरान अपने बाप और भाई के कत्ल के बाद अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए कमरबस्ता हो गया। उसे उसके खून आशाम रवैये की वजह से ड्रैकल का नाम दिया गया था, जो बाद में तब्दील होकर ड्रैकुला बन गया। उसके बारे में मशहूर है कि वो अपने शिकारों के रिश्ते हुए खून से रोटी भिगो कर खाया करता था। उसके मुतालिक अब तक सैकड़ों कहानियां लिखी जा चुकी हैं और दर्जनों फिल्में बनाई जा चुकी हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको ड्रैकुला के हवाले से मुकम्मल तफसील से मालूमात फराहम की जाएंगी और आपको यह बताया जाएगा कि ड्रैकुला सल्तनत उस्मानिया के कौन से सलातीन के दौर में आया और उसके साथ सल्तनत उस्मानिया के सलातीन ने क्या सलूक किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इन्फो एट आदिल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुख्तलिफ मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, विलाद दी एम्पेलर नाम शायद आपके लिए अजनबी हो, मगर इस शख्स का एक नाम और भी है जो जबान ज़दे आम है और यकीनन आपने भी जरूर सुन रखा होगा। वो नाम है ड्रैकुला। फिल्मों या नावलों में ड्रैकुला को इंसानों का खून पीते हुए दिखाया जाता है। दर हकीकत तारीख में असली ड्रैकुला इस तरह तो इंसानों का खून अपने नोकीले दांतों से नहीं पीता था, अलबत्ता ये इससे भी ज्यादा वहशियाना तरीका इस्तेमाल करते हुए खून बहाने का आदी था। वो ऐसे कि वो जीते जागते इंसानों को इस तरीके से दर्दनाक मौत से हमकिनार करता था कि रूह कांप उठे। यानी वो मैदान जंग में अपने दुश्मनों को लकड़ी की लंबी लंबी तेज मेखें जिस्म में ठोंक कर सिसक सिसक कर मरने के लिए छोड़ देता था। उसकी अफवाज कुओं के पानी में जहर मिला देती, फसलें उजाड़ देती और वबाई अमराज के शिकार मरीजों को दुश्मनों में भेजकर उन्हें भी मूजी वबाई अमराज में मुब्तला कर देती। नाजरीन, ये समझ लें कि वो ये तरीका उस दौर में कीमियाई हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करता था। सन 1430 ईस्वी में पैदा होने वाले रोमानिया के इस बादशाह को दी एम्पेलर मेखें ठोकने वाला का खिताब टारगुएस्ट नामी शहर के बाहर लड़ी जाने वाली जंग के दौरान दिया गया, क्योंकि उस जंग में उसने तकरीबन 2000 उस्मानी फौजियों के जिस्मों में लकड़ी की मेखें ठोंकने के अहकामात जारी किए थे, जिन्हें इस अमल के बाद चील कव्वों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया गया। नाजरीन, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक दरियाए डेन्यूब के इलाके में एक रियासत वालेचिया के एक से ज्यादा बार हुक्मरान रहने वाले विलाद दी एम्पेलर का पूरा नाम विलाद सोम ड्रैकुला था। उसकी पैदाइश सन 1431 और मौत सन 1476 में वाक़ हुई। वो ट्रांसल्वेनिया में पैदा हुआ और उसकी मौत आज के रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट के शुमाल में एक इलाके में वाक़ हुई। रोमानिया के मौरिख फ्लोरेस्को लिखते हैं कि ड्रैकुला का जमाना उस्मानी सल्तनत में दो अजीम सुल्तानों सुल्तान मुराद सानी सन 1421 से 1451 और सुल्तान मोहम्मद सानी 1451 से 1481 का जमाना था।
ناظرین، ڈریکولا اور سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح کی پہلی ملاقات سن 1442 میں اس وقت ہوئی جب ڈریکولا کے والد اسے اور اس کے چھوٹے بھائی رادو دی ہینڈسم کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کی ضمانت کے طور پر رومانیہ سے سلطان مراد ثانی کی تحویل میں چھوڑ گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت ولاد سوم ڈریکولا کی عمر تقریباً 11 یا 12 برس تھی اور چھوٹا بھائی رادو تقریباً 7 سال کا تھا۔ اس وقت شہزادہ محمد ثانی بھی تقریباً ڈریکولا ہی کے ہم عمر تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت تک یورپ میں سربیا اور بلغاریہ عثمانیوں کے زیر تسلط آ چکے تھے اور سلطان مراد ثانی صدیوں پرانی بازنطینی سلطنت کو آخری ضرب لگانے کی تیاری میں تھے۔ ناظرین، ڈریکولا کے اگلے 6 سال اپنے والدین سے دور سلطنت عثمانیہ میں گزرے۔ وہ مقامی زبان نہیں بول سکتا تھا اور اس کا مذہب بھی مختلف تھا۔ یقیناً اسے محسوس ہوا کہ اس کے اپنے لوگوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ڈریکولا سن 1448 اور اس کا بھائی رادو سن 1462 تک سلطنت عثمانیہ میں رہے۔ ناظرین، اسی دوران عثمانی ڈریکولا کے والد اور ولیچیا کے حکمران ولاد دوم کی وفاداری کے بارے میں پھر سے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ دونوں شہزادوں کے سر پر تلوار لٹکنے لگی، تاہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ کافی عرصہ اس کا وقت اسی غیر یقینی صورتحال میں گزرا۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ اس ماحول نے یقیناً ولاد ڈریکولا پر گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ ان مورخین کے مطابق اسے ایک طرف احساس ہوا ہوگا کہ والد اور بڑے بھائی نے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی بھی وقت اپنے میزبانوں کے ہاتھوں قتل ہو سکتا ہے۔ سن 1447 میں ولاد ڈریکولا کے والد اور بھائی یورپ کے ان علاقوں کی سیاست کا شکار ہو کر قتل ہو گئے۔ ڈریکولا اب آزاد تھا۔ اسے عثمانی فوج میں افسر بنا دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ اسے ہی ولیچیا میں اپنے والد کے تخت پر دیکھنا چاہتی ہے۔ ناظرین، مورخ فلوریسکو کے مطابق سلطان مراد ثانی ڈریکولا سے کافی متاثر تھے۔ سن 1456 میں آسمان ایک دمدار ستارے سے روشن ہو گیا اور لوگوں نے جنگوں، وباؤں اور قدرتی آفات کی پیشگوئی کی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب 25 سالہ ولاد ڈریکولا 8 سال کی طویل جدوجہد کے بعد اپنی خاندانی ریاست والیچیا کے تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہوا۔ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ اس بار بھی 1 مہینے کے اندر ہی عثمانیوں کو اس کی وفاداری پر شک ہونے لگا تھا اور سلطان محمد ثانی کا ایک نمائندہ ولیچیا روانہ کیا گیا۔ ڈریکولا نے اس وقت سلطنت عثمانیہ کی شرائط مان لی، مگر اس نے اپنے والد والی غلطی نہیں دہرائی جو اس نے سن 1442 میں خود عثمانی سلطنت جا کر کی تھی۔ ولاد ڈریکولا کی ریاست بہت بڑی نہیں تھی، مگر خوبصورت پہاڑوں، گھنے جنگلوں، جھیلوں اور زرخیز میدانی علاقوں پر مشتمل تھی۔ مورخین کے مطابق اس کا محل، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں، کئی بار ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہوا اور پھر دوبارہ بنا۔ ڈریکولا کی تمام پالیسیوں کا مقصد ریاست میں طاقت اپنے ہاتھ میں لینا تھا۔ اس نے مغربی یورپ کی کچھ دوسری ریاستوں کی طرح ایک فوج بنانے پر توجہ دی جس کی وفاداری صرف اس کے ساتھ تھی۔ ڈریکولا کہا کرتا تھا کہ جو شہزادہ گھر میں کمزور ہو وہ باہر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور اسی لیے پہلے 2 برس اس نے اپنے مغربی ہمسائے ہنگری اور مشرقی ہمسائے سلطنت عثمانیہ کو خوش کرنے کی پالیسی اپنائی تاکہ اپنے گھر کے مسئلے حل کر سکیں۔ حکمرانوں کے جلدی جلدی بدلنے کی وجہ سے طاقت اشرافیہ کے ہاتھوں چلی گئی تھی، جنہیں بویار کہا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سن 1418 کے بعد نصف صدی میں تقریباً 12 بار ولیچیا کے حکمران تبدیل ہوئے، یعنی اوسطاً ایک حکمران تقریباً 2 یا 3 سال تک تخت پر بیٹھا۔ ڈریکولا کو احساس تھا کہ اس کی اشرافیہ عثمانیوں کو خوش رکھنے پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ حکمرانوں کے حامی اب بھی ریاست میں موجود تھے اور ڈریکولا کے لیے ان سے اپنے بھائی اور باپ کی موت کا بدلہ بھی لینا تھا۔ فلوریسکو اور مکینلی رومانیہ کے 17ویں صدی کے ایک مورخ کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سن 1457 میں جب تقریباً 200 بویار خاندان اور کچھ اہم عہدیدار ایسٹر کی تقریبات کے لیے
ड्रैकोला के महल में जमा थे तो उसने सबको पकड़ लिया। ड्रैकोला के फौजियों ने उनमें से बड़ी उम्र के अफराद को उनके जिस्म में नेज़े गाड़ कर शहर की दीवार के बाहर डंडों पर लटका दिया। उन खानदानों के सेहतमंद अफराद को उनके बुजुर्गों के जमाने के एक पुराने किले के खंडरात की मरम्मत के लिए दूर एक पहाड़ी चोटी पर ले जाकर जबरी मुशक्कत पर लगा दिया गया। उस किले को किला-ए ड्रैकोला कहा जाता है। मौरिखीन लिखते हैं कि किसी ताबे रियासत के हुक्मरान के लिए इस तरह का किला बनाना दो ताकतवर पड़ोसियों हंगरी और सल्तनत उस्मानिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। कहा जाता है कि उसी किले में एक खुफिया रास्ता था जिसके जरिए सन 1462 में जब उससे इख्तिदार छिना तो ड्रैकोला फरार होने में कामयाब हुआ। फ्लोरेस्को लिखता है कि उसके उस दौरे इख्तिदार में इलाके की पुरानी अशराफिया मेखों के जरिए या ड्रैकोला के मशहूर किले में जबरी मुशक्कत से तकरीबन खत्म हो चुकी थी। नाजरीन, ड्रैकोला ने सन 1459 के बाद सल्तनत उस्मानिया को खिराज देना बंद कर दिया था और इसके अलावा भी सल्तनत के मुताबिक इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। सल्तनत उस्मानिया और ड्रैकोला के दरमियान राब्ते भी हुए, मगर उस दौरान ड्रैकोला ने 2 आला उस्मानी अहलकार शहीद कर दिए और उसने तुर्की जबान पर उबूर का फायदा उठाते हुए उस्मानी कब्जे में एक किले का दरवाजा खुलवाकर उसे जला दिया और फिर बाकायदा जंग छिड़ गई। ड्रैकोला ने मजहब के नाम पर यूरोप की दीगर ताकतों से मदद भी तलब की, मगर कुछ मामलों में मकामी हालात और कुछ में ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक मसीहियों में तारीखी इख्तिलाफात की वजह से उसे कुछ ज्यादा अच्छा रद्देअमल नहीं मिला। मगर इस बात ने उसे सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले से बाज नहीं रखा। उसने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ पूरे इलाके में छोटी छोटी गोरीला कार्रवाइयों का आगाज कर दिया, जबकि सुल्तान मोहम्मद सानी खुद उस वक्त एशिया में जंगी मुहिम्मात में शरीक थे। तारीख में ड्रैकोला की जानिब से उन्हीं दिनों में पोप के नाम लिखे गए एक खत का जिक्र आता है कि हमने 23,884 तुर्क और बल्गार हलाक कर दिए और उनमें वो शामिल नहीं जिन्हें उनके घरों में जला दिया गया या जिनके सर हमारे फौजियों ने नहीं काटे। ड्रैकोला के हाथों हलाकतों और नुकसान का जिक्र सुनकर सुल्तान मोहम्मद फातेह खुद 17 मई सन 1462 को वलैचिया फतह करने के लिए रवाना हुए। ड्रैकोला ने जल्द अज जल्द यूरोप से मदद का मुतालबा किया कि अगर उसे शिकस्त हो गई तो ये तमाम मसीहियों के लिए खतरनाक होगा, मगर उसे मुतवक्के मदद नहीं मिली। सन 1462 में गर्मी इंतहाई शदीद थी। ड्रैकोला ने तमाम आबादी पहाड़ों, जंगलों और दलदली इलाकों में भेज दी थी। उस्मानी फौज को कई दिन के सफर के बाद लड़ाई का मौका नहीं मिला और प्यास का मसला अलग था। उसने गोरीला हमलों से भी तुर्कों का बहुत नुकसान किया। सुल्तान को हलाक करने की नीयत से एक रात ड्रैकोला ने उनके कैंप पर अचानक हमला भी किया, जो नाकाम रहा। बिलाखिर जब सुल्तान मोहम्मद सानी की फौज ड्रैकोला के दारुल हुकूमत के करीब पहुंची तो उन्होंने वो मंजर देखा जिसका तारीख में सबसे ज्यादा जिक्र आता है। एक नीम दायरे की शक्ल में 1 मील तक हजारों डंडे जमीन में गड़े थे और उन पर तकरीबन 20,000 तुर्क फौजियों की गली सड़ी लाशें थीं। सुल्तान मोहम्मद सानी अगले रोज वापस लौट गए, मगर इसका यह मतलब नहीं कि ड्रैकोला जंग जीत गया। सुल्तान उस वक्त ड्रैकोला के भाई रादव दी हैंडसम को कुछ तुर्क अफवाज के साथ वहीं छोड़ाए ताकि वो मकामी लोगों को अपने साथ मिलाकर और अशराफिया की हिमायत से अपने भाई की जगह तख्त पर बैठ जाए। उसके बदले में तुर्कों ने रियासत की रिवायती खुदमुख्तार हैसियत की जमानत दी। मकामी आबादी ने ड्रैकोला के जालिमाना निज़ाम पर रादव को तरजीह दी, जिसकी हिमायत के बदले में उस्मानियों ने वादा किया कि जबरदस्ती फौज में लड़कों की भर्ती भी बंद हो जाएगी। ड्रैकोला ने फरार होकर हंगरी के बादशाह से हिमायत तलब की, मगर उन्होंने उसके भाई रादव की हिमायत का ऐलान कर दिया और सुल्तान मोहम्मद से 5 साल का मुआहदा कर लिया। ड्रैकोला अब ताकतवर नहीं था, बल्कि उसके पास सिर्फ माजी के कारनामों का जिक्र था। हंगरी के बादशाह ने अपनी तमाम सरहदों पर सियासी सूरत हाल का जायजा लेते हुए ड्रैकोला को गिरफ्तार कर लिया, मगर ड्रैकोला का दर्जा किसी आम कैदी का नहीं था, बल्कि एक अरसे के बाद वो हंगरी के दरबार में भी बैठने लगा।
کئی بار ہنگری کے بادشاہ نے سوچ سمجھ کر اسے عثمانی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کے دوران دربار میں بٹھایا۔ وہ 12 برس تک ہنگری میں اسی طرح قید رہا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ ڈریکولا جیل میں جانور منگوا کر ان پر اپنے قیدیوں کو ماضی میں دی گئی سزاؤں کے طریقے آزماتا تھا۔ اسی دوران ڈریکولا کے بھائی رادو کے ہاتھوں سے والیچیا کی ریاست نکل گئی اور اس کا سن 1475 میں انتقال ہو گیا۔ ہنگری نے بھی اس موقع پر ڈریکولا کو دوبارہ تخت پر بٹھانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ڈریکولا نے ہنگری کے بادشاہ کے ساتھ بوسنیا میں ترکوں کے خلاف پھر سے کئی مہمات میں حصہ لیا اور کامیابیاں حاصل کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہنگری کے بادشاہ نے اس سے آرتھوڈوکس مذہب چھوڑ کر کیتھولک مذہب اختیار کرنے کا وعدہ لیا اور اس کے تیسری بار والیچیا کے حکمران بننے کی حمایت کر دی۔ ڈریکولا نومبر 1476 میں آخری بار تخت نشین ہوا اور اگلے ہی مہینے دسمبر میں لڑی جانے والی ایک جنگ میں ترکوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ تاہم اس کے آخری لمحات کے بارے میں بھی بہت مختلف آراء ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق لڑائی کے دوران ترکوں نے ڈریکولا کو گرفتار کیا اور کافی عرصہ ایک کال کوٹھڑی میں قید رکھا اور بعد میں ڈریکولا کو ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔